हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन अगले चैप्टर का, जो कि है क्लास 9 का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। एक ऐसा चैप्टर जिससे कि बच्चे बहुत घबराते हैं कि भैया फोर्स क्या है, यूनिट क्या है, और ये जो लॉज ऑफ मोशन है ना, इसके एप्लीकेशन समझ ही नहीं आते। तो चलो आज हम अगले 15 से 20 मिनट के अंदर इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा इसी के अंदर। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो इसका एक वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर मैंने ज्यादा टाइम में नहीं, 1.5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को डिटेल में करा रखा है, न्यूमेरिकल्स भी करा रखे हैं, सब कुछ करा रखा है। आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, यानी फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, पर इस वीडियो को 2x में मत देखना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है फोर्स। फोर्स क्या है? मॉल में गए हो, क्या करते हो? पुश करते हो या पुल करते हो? यानी फोर्स कछु नहीं है, फोर्स है द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुश या पुल करेंगे उसको हम बोलते हैं फोर्स। अब तुम पूछोगे भैया फोर्स से क्या क्या हो सकता है? तो देखो, फोर्स से ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं रुका हुआ हूं, पीछे से कोई आएगा और मुझे धक्का दे देगा, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं पलटूंगा और मैं बोलूंगा अबे मेरे को धक्का क्यों दिया, पर उससे पहले मैं मूव करने लगूंगा, है ना। तो एक तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स, गाड़ी तेज भाग सकती है, धीरे कर सकता है। स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ब्रेक्स क्या करते हैं? उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, गाड़ी आपकी रुक जाती है। शेप को चेंज कर सकता है, अगर एक मैं बॉल लूं और उसको मैं दबा दूं तो क्या होगा? अरे शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगा, और डायरेक्शन भी बदल सकता है ना। फोर्स की मदद से आप डायरेक्शन भी बदल सकते हो। ठीक है, ये तो कहानी फोर्स की हो गई। अब आप पूछेंगे भैया फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बाबा ने बताया था तो इनका यूनिट भी न्यूटन हो गया। ठीक है, मेन यूनिट न्यूटन होता है। एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइन डायन, है ना, डाइन हम इसको बोलते हैं। एक और यूनिट है, मेनली न्यूटन ही हम यूज कर रहे होंगे। अब देखो, फोर्स भी ना दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से समझ आ रहा है, बैलेंस्ड फोर्स वो है जहां पर बराबर फोर्स लग रही होगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। क्या बात समझ में आई? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बक्सा है, यहां से चिंटू लाल 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, यहां से मिंटू लाल भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये बैलेंस फोर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों सेम फोर्सेज हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगली चीज, क्या यहां पर कोई मोशन होगा? क्या मूवमेंट होगा? नहीं होगा ना। अरे भैया, मैं इधर चला, मैं उधर चला, दोनों डायरेक्शन कट हो जाएगी और मूवमेंट कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी मान लो यहां से 20 न्यूटन आ रहा है, यहां से 10 न्यूटन आ रहा है, तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा? इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। समझ पाए? बहुत बढ़िया। इसके अलावा दे कैंसल ईच अदर, यानी बैलेंस फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं, वहां कैंसिल नहीं होती। डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। याद रखना, अगर बैलेंस फोर्सेस लगाओगे तो अगर कोई गाड़ी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। मान लो मेरी गाड़ी है, मेरी ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो, वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगर मैं दोनों तरफ बैलेंस्ड फोर्सेस लगाऊंगा ना, तो पता है क्या होगा? स्पीड वही रहेगी, स्पीड नहीं बदलेगी। ठीक है, यानी मोशन नहीं बदलता अगर बैलेंस फोर्स लग रही होती है, अनबैलेंस फोर्स लगती है तो मोशन बदल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूअस मूविंग विद द सेम। मैंने आपको बता ही दिया अपनी लेजेंड ऑल्टो का एग्जांपल देके। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ये हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बीच का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है गैलीलियो का एनालिसिस। गैलीलियो भैया आए और गैलीलियो भैया ने बोला कि देखो, ये जो चीज है ना, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक स्लोप से, एक ऐसे रोल था, कुछ बॉल थी, उस बॉल को छोड़ा तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ने लगी। तो उन्होंने बोला देखो, बॉल की वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फोर्स लग रही है नीचे डायरेक्शन में, जो कि ग्रेविटी की फोर्स है ना, ग्रेविटी नीचे जा रही है। अगर किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी घटी। और अगर इस बॉल को एक स्मूथ सरफेस में आगे ऐसे फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। तो यानी गैलीलियो भैया जी ने यह बताया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलता। कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती तो। इस बात को याद रखना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहीं पर ही आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। सुबह सुबह तुम सो रहे हो, सो रहे हो, सो रहे हो, तुम्हारी बॉडी क्या चाहती है कि सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, नहीं जगना, नहीं जगना, नहीं जगना। तभी तुम्हारी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आती है और तुम उड़ जाते हो, है ना। तो यानी इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। मम्मी उठना नहीं है, मम्मी बेड से नहीं उठना, सोते रहना है, वही इनर्शिया है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर मैं मोशन में हूं, मैं चाहूंगा मैं चलता रहूं,
अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं कहूंगा अरे भैया मैं सो जाता हूं, पंखा कोई और बंद कर देगा, मुझे खड़ा नहीं होना। तो उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया 3 टाइप के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर मैं रेस्ट पे हूं और जो मेरी प्रॉपर्टी है ना कि मुझे रेस्ट पे रहना है, इसी को मैं बोलता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगली चीज इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मैं मोशन में हूं तो मेरी बॉडी चाहेगी मैं मोशन में रहूं, उसको मैं बोलता हूं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगली चीज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर मैं यहां चल रहा हूं ना तो मेरी बॉडी चाहेगी कि मैं यहीं चलूं, बट अगर मैं ऐसे पलट जाता हूं तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलना चाहता है। ठीक है, ये 3 टाइप के इनर्शिया हैं। इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? मास पे। याद रखना, जिसका ज्यादा मास होगा उसके अंदर जो इनर्शिया है वो उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन सारे मैं लिखकर लेकर आया हूं। जैसे पहला सवाल, व्हाई डज अ पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप? बस रुकती है, आगे की तरफ जाते हो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के पास था इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी आगे चल रही थी गाड़ी के साथ साथ, इनर्शिया ऑफ मोशन, अचानक से ब्रेक लग गया, गाड़ी तो रुक गई क्योंकि गाड़ी पे तो फोर्स लगी, बट तुम पे तो कुछ फोर्स नहीं लगी, तो तुम्हारी बॉडी ने ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे की तरफ आपकी बॉडी मूव हो जाती है। ठीक है, व्हाई डज पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन दी स्टेशनरी बस सडनली स्टार्ट? अगर कोई भी चीज तेज स्पीड में जाती है तो तुम ऐसे पीछे की तरफ जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तुम्हारी बॉडी रेस्ट में थी, अब अचानक से गाड़ी तेज भागने लगी तो तुम्हारी बॉडी तो चाहिए हम रेस्ट में रहें, तो इस वजह से वो पीछे की तरफ मूव करेगी। अगला, व्हाई डज पैसेंजर फॉल साइडवेज व्हेन बस टेक्स अ शार्प टर्न? वो बस वाले भैया है ना जो ऐसे घुमा देते हैं, तो आपकी बॉडी ऐसे दूसरी तरफ गिर जाती होगी, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, व्हाई डज डस्ट कम आउट ऑफ अ कारपेट व्हेन इट इज बीटन विद अ स्टिक? एक कारपेट को लो, मारो मारो मारो, डस्ट नीचे गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल हैं उनके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कारपेट पे फोर्स लगा रहे हो, डस्ट पे तो नहीं लगा रहे, तो डस्ट नीचे गिर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेम होता है, व्हाई डज अ कॉइन प्लेस्ड, एक कॉइन को अगर हम रखते हैं और कार्ड को हटा लेते हैं तो कॉइन नीचे गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? क्योंकि कॉइन के पास भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर एग्जांपल्स हैं जो कि आप कर सकते हो। व्हाई आर सीट बेल्ट्स प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स? सीट बेल्ट क्या करती हैं? अगर अचानक से ब्रेक लगेगा, आपकी बॉडी तो किसमें है? इनर्शिया ऑफ मोशन में, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए सीट बेल्ट लगाई जाती है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। और इसी लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या बोलता है? अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है, अगर नहीं लगेगी कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बहुत बढ़िया, ये न्यूटन का पहला लॉ। यहां तक क्लियर? अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी कुछ नहीं है मोमेंटम, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, मास इंटू वेलोसिटी कर दो, वही मोमेंटम है। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट आएगा केजी मीटर पर सेकंड। ये यूनिट होता है किसका? मोमेंटम का। याद रखना, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगली चीज, अब मोमेंटम को ऐसे याद करना, मोमेंटम है चोट, जिसका जितना बड़ा मोमेंटम उससे उतनी ज्यादा चोट लगेगी। एग्जांपल से समझाता हूं। क्वेश्चन देखो, व्हाई डज अ क्रिकेट बॉल हर्ट्स मोर देन अ टेबल टेनिस बॉल? अगर एक टेबल टेनिस की बॉल से ज्यादा क्रिकेट बॉल से चोट क्यों लगती है? क्योंकि ये जो क्रिकेट बॉल है इसका मोमेंटम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा, उतनी ज्यादा चोट लगेगी। व्हाई इज मूविंग ट्रक कंसीडर्ड डेंजरस? अगर कोई ट्रक धीरे भी आ रहा होगा तो भी डेंजरस है, क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया। अगली चीज, अब बुलेट इज डेंजरस डिस्पाइट हैविंग अ वेरी स्मॉल मास। बुलेट बहुत छोटा है बट बहुत घातक है, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत तेज है, यानी मोमेंटम बहुत ज्यादा है। क्या ये चीजें क्लियर हुई? एक क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है मोमेंटम क्या होगा? मास गिवन है, अरे भैया वेलोसिटी गिवन है, ये कैसा सवाल है? मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 50 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आ रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन भैया ने क्या बोला, दूसरा लॉ बताया। उन्होंने क्या बोला? पहले स्टेटमेंट पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर पूछा जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। क्या बोल रहे हैं न्यूटन बाबा कि अगर किसी भी बॉडी में मोमेंटम का चेंज आया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा जितनी फोर्स हमने आगे से लगाई है। अब इसको मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट में कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई है,
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। जैसे कि एक होता है इनिशियल मोमेंटम, एक होता है फाइनल मोमेंटम, तो उसको हम लिख देते हैं डेल्टा पी, है ना, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसलिए टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यानी न्यूटन बाबा ये कह के गए थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। क्या बात समझ में आई? अब एक बड़ी प्यारी सी इंपॉर्टेंट सी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को एक बार देख लो क्योंकि बहुत बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। डेरिवेशन से आपको ये तक तो पता चल गया होगा कि ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब देखो मान लो मास तो सेम है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? आपको पता है फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फाइनल मोमेंटम होगा mv और इनिशियल मोमेंटम होगा mu। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देखना बेटा, चेंज इन मोमेंटम होगा mv माइनस mu। ठीक है, क्या बात क्लियर है? चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है भैया, ये बात तो क्लियर है। अब देखो अगर मैं इससे कॉमन ले लूं बेटा m को, तो ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी। और ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये तो एक्सेलरेशन है, पकड़ लिया, तो ये तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं k। ठीक है, उस k की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, है ना, k की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल्स टू ma, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार काम आएगा, ये डेरिवेशन भी बहुत बार पूछी जाती है। यही है न्यूटन बाबा का हमारा प्यारा प्यारा सा दूसरा लॉ। ठीक है जी, ये समझ आया। एक क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। अ बॉडी ऑफ द मास 4 kg has its velocity increased from 2 meter per second to 10 meter per second in 4 seconds. Calculate the force applied. देखो भैया, पहले तो ये लिख लिया करो गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है फोर्स। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो है, देखो मास तो है, बट एक्सेलरेशन नहीं है, पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यही तो होता है, ध्यान से देख। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 10, इनिशियल क्या है 2, डिवाइड बाय टाइम क्या है 4, तो लिख दो 10 माइनस 2 बाय 4। ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 2, यानी एक्सेलरेशन आ गया 2। मास कितना है, मास है 4, तो फोर्स आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8 न्यूटन। बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर बार बार, है ना, टेंशन नहीं लेनी, घबरानी नहीं है। वन शॉट के अंदर मैंने और भी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो देख सकते हो। अगला, अब देखो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने फॉर्मूले में देखा होगा कि क्या फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। यही है ना, अरे यही है ना फॉर्मूला। तो क्या मैं इससे बोल सकता हूं कि अगर मैं टाइम को बढ़ाऊंगा तो फोर्स घटेगी, टाइम को बढ़ाऊंगा तो फोर्स घटेगी? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, टाइम को बढ़ाऊंगा तो फोर्स घटेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसी पे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल व्हाई डज अ प्लेयर पुल हिज हैंड बैकवर्ड। यानी जब भी विराट कोहली कैच कर रहा होता है बहुत तेज वाली बॉल को, तो अपने हाथ को इसे पीछे लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, समझना बेटा। बॉल का इनिशियल मोमेंटम बहुत ज्यादा है और हाथ पे टच होने के बाद जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बॉल का 0 होगा। हाँ है ना, बॉल रुक जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम है, उससे जो फोर्स जनरेट होगी वो बहुत ज्यादा होगी और हाथ पे बहुत चोट लगेगी। तो उस फोर्स को कैसे कम करेंगे? उस फोर्स को हम कम करते हैं टाइम को बढ़ाकर। यानी जब मैं हाथ को पीछे लेके जा रहा हूं तो टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी जो मोमेंटम में चेंज आया उसमें जो टाइम लगा उस टाइम को मैंने इंक्रीज कर दिया। और अगर मैंने टाइम को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, यानी मेरे हाथ पे चोट कम लगेगी। यहां पर लिखा भी हुआ है by pulling the hand backward the time of impact increases, यानी जो टाइम है वो बढ़ जाता है। since the change in momentum is same, increasing time reduces the force acting on the hands, यानी हाथ पे लगने वाली फोर्स कम हो जाती है और दर्द कम होता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि why are athletes in high jump made to fall on sand, यानी उनको सैंड पे क्यों जंप करवाते हैं, कॉन्क्रीट पे क्यों नहीं करवाते? क्योंकि सैंड पे क्या होता है, जब वो जंप करते हैं ना तो उनका मोमेंटम 0 होने में टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी सैंड के अंदर जाती है ना, उससे क्या होता है टाइम बढ़ता है, तो उनकी बॉडी पे जो फोर्स लगेगी वो कम लगती है। ठीक है, ऐसा ही सेम होता है अगर कोई भी इंसान ऊपर से जंप मारता है, अगर वो ट्रैम्पोलिन पे जंप मारता है तो कुछ नहीं होता, बट अगर वो कंक्रीट पे जंप मारेगा तो भैया तुम्हें पता ही है ना। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। चलिए न्यूटन बाबा का आखिरी लॉ पढ़ते हैं जो कि है न्यूटन थर्ड लॉ। क्या बोलता है, स्टेटमेंट याद रखना, every action there is an equal and opposite reaction। और एक और चीज याद रखना, these two forces always act in different bodies। समझना, अगर मैं वॉल पे
एक दीवार है, मैं पागलों की तरह दीवार पे धक्का लगा रहा हूं, तो वो दीवार भी ना उतना ही धक्का मुझ पे लगाएगी, उतनी फोर्स मुझ पे लगाएगी। यानी दो बॉडीज हैं, एक मैं हूं, मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं और दीवार मुझ पे फोर्स लगा रही है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी। क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दोस्त को थप्पड़ मार के बोल दो कि देख मैंने तुझे थप्पड़ मारा, अब तेरे गाल ने भी तो मेरे हाथ पे उतनी फोर्स लगाई तो मैं तुझे थप्पड़ मार सकता हूं, ये नहीं करना है बेटा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है, दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। अब इसके एग्जांपल हैं कुछ। Why does a gun recoil backward when the bullet is fired? जब मैं बंदूक चलाता हूं फ्री फायर में तो क्या होता है कि जो गोली है वो रिकॉइल करती है, यानी बंदूक ऐसे पीछे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी जो बुलेट थी वो आगे गई तो फोर्स लगाई उसने, है ना, अब वो जिस फोर्स से गई उतनी फोर्स उसने गन पे भी लगाई, तो गन पे भी पीछे की तरफ फोर्स आती है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अ सेलर जंप्स फॉरवर्ड फ्रॉम अ बोट, व्हाई डज द बोट मूव बैकवर्ड? अगर मैं एक नदी में हूं, एक जहाज पे हूं और जहाज से मैं आगे की तरफ जाऊंगा, जंप करूंगा, तो जितनी फोर्स मैं आगे जाने के लिए लगाऊंगा क्या होगा, उतनी ही फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। समझ लो मैं जंप कैसे करता हूं बेटा, जब मैं जंप करता हूं ना, सोचो एक बार, इमेजिन करो तुम जंप कैसे करते हो। तुम जंप करने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम पीछे की तरफ जंप करने के लिए फोर्स लगाते हो उतनी फोर्स तुम पे आगे लगती है। समझ पाए? इसका एक और एग्जांपल है, हम वॉक कैसे करते हैं, हम चलते कैसे हैं। तुम सोचो तुम चलते कैसे हो, तुम चल रहे होते हो ना तो तुम फोर्स पीछे लगाते हो ताकि जो नीचे जमीन है वो तुम पे आगे की डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाए और इस वजह से तुम चल पाते हो। यानी हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है ना। इन अ गेम ऑफ फुटबॉल टू प्लेयर कोलाइड एंड पुश ईच अदर, व्हाई डू बोथ ऑफ देम फील द फोर्स? दोनों टकराते हैं, दोनों को दर्द होता है। क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, हाउ आर वी एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बता दिया है। एंड हाउ डज अ रॉकेट मूव अपवर्ड? एक रॉकेट ऊपर की तरफ कैसे मूव करता है? तो याद रखना, एक रॉकेट हमेशा क्या करता है, गैसेस को रिलीज करता है जिसकी मदद से वो नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है और उतनी ही फोर्स गैसेस उस पे ऊपर की डायरेक्शन में लगाती हैं, जिस वजह से जो रॉकेट है वो हवा में उड़ पाता है ना। अगर ये न्यूटन का तीसरा लॉ नहीं होता तो कैसे उड़ रहे होते रॉकेट? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका पूरे का पूरा रैपिड रिवीजन। अब आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जाओ फटाफट से कमेंट में बताओ एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही है और नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए कमेंट में वो भी जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया।